अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल मुइज़ मलिक। साल था 2018, महीना था अप्रैल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक सर्कुलर इशू करता है जिसमें बैंक्स को ये कहा जाता है कि बिटकॉइन या कोई भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में लीगल टेंडर नहीं है और वो किसी भी तरह से क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को सेटल या फैसिलिटेट नहीं कर सकते। 8 साल बाद महीना है दोबारा अप्रैल। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हाल ही में एक और सर्कुलर जारी किया है जिसमें बैंक्स को ये अलाउ किया गया है कि वो रेगुलेटेड और लाइसेंस्ड क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट खोल सकते हैं और उनकी ऑथराइज ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हैं। स्टेट बैंक के सर्कुलर के बाद बहुत से लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा सवालात थे कि ये जो अकाउंट्स खोलने की बात की गई है, ये अकाउंट्स कैसे खुलेंगे, इन अकाउंट्स का क्या स्कोप होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे पाकिस्तान में क्रिप्टो ट्रेडिंग के फ्यूचर पर क्या असरात पड़ेंगे। आज के शो में हम इन्हीं सवालात पर बात करेंगे और इन कंसर्न्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शेख फैज़ान, जो कि FPCCI की क्रिप्टो कमेटी के डेप्यूटी कन्वीनियर हैं और फाउंडर और CQO हैं ब्रिक्स एल्गो के। वेलकम टू द शो फैज़ान। शुक्रिया मुइज़ फॉर इनवाइटिंग मी। सो फैज़ान, सबसे पहले इस सर्कुलर के आने से पहले तक अगर पाकिस्तान में बैठा कोई शख्स लेट से बाइनेंस के थ्रू बिटकॉइन ख़रीदना चाहता है तो वो कैसे ख़रीदता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो उसकी पेमेंट कैसे करता है? अच्छा देखिए मुइज़, अभी तक इस सर्कुलर आने से पहले और इवन कि इस करंट डेट में भी लोगों के पास कोई लीगल वे या रेगुलेटेड वे नहीं है क्रिप्टो की या बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन का। सबसे पहले उनको ज़रूरत होती है कोई भी स्टेबल करेंसी के पेयर की परचेज़ करने के लिए, चाहे वो आप बिटकॉइन परचेज़ कर रहे हो, इथीरियम परचेज़ कर रहे हो, यू नीड है स्टेबल करेंसी एटलीस्ट। अब स्टेबल करेंसी परचेज़ करने के लिए जो कि इक्वेलेंट होती है US डॉलर के, चाहे वो आप USDT लें USDC लें, उसके लिए आपको क्योंकि वो US डॉलर की इक्वेलेंट होती है, आपको पे करना पड़ता है। अब पे करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान में लोग जो चैनल ऑप्ट कर रहे हैं वो है P2P या पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन। मैंने आपसे ट्रांजैक्शन की है, आपने मुझे या तो कैश पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है या बैंक में किसी और ज़रिए से मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी है, जिसकी वजह से ये हमारी एक बहुत बड़ा एरिया जो कि इकॉनमी का चल रहा है वो टैक्स नेट में आ नहीं पा रहा क्रिप्टो का। स्पेशली जो क्रिप्टो का वॉल्यूम है वो अप्रॉक्स 300 बिलियन से भी क्रॉस कर रहा है, तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम हमारे टैक्स नेट से आउट है। तो इसको टैक्स नेट में लेकर आने के लिए एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क हमें चाहिए जो कि पीवारा ने बहुत मेहनत के साथ तैयार किया है, जिसको अब जाके स्टेट बैंक ने सर्कुलर के तौर पे पब्लिश किया है। जस्ट टू क्लैरिफाई, फॉर एग्जांपल मैं और आप दोनों बाइनेंस पे हैं, आप एक्स नंबर ऑफ बिटकॉइन बेच रहे हैं, वो मुझे वो एक्स नंबर खरीदना है, ठीक है। यस हमने एग्रीमेंट कर लिया कि इस प्राइस पे आप मुझे बेचेंगे, मैं इस प्राइस पे खरीदूंगा। यस इस एग्रीमेंट के बाद मैंने फॉर एग्जांपल से आपसे आपका बैंक अकाउंट ले लिया कि भाई आप मुझे अपना बैंक अकाउंट दे दो और मैंने अपनी बैंकिंग ऐप पे जाके वो यस अमाउंट जो हमने एग्री किया तो आपको ट्रांसफ़र कर यस दिया। सो मतलब जो ट्रांजैक्शन की चेन है वो उस प्लेटफॉर्म से टूट के P2P पर्सनल आ गई। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वो पर्सनल में आपकी ट्रेड हो गई है, वहाँ से आपने बाइनेंस के थ्रू या किसी भी एक्सचेंज के थ्रू मुझे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या USDT वहाँ से रिलीज़ कर दी। तो अभी जो है क्योंकि वो एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में नहीं है, तो ये एक पूरा हमारा एरिया टैक्स नेट वगैरह सारी चीज़ों से बाहर है। सो ठीक है, तो अब स्टेट बैंक जो सर्कुलर उसको थोड़ा सा हम डिकोड करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं लोगों को। सबसे पहली बात उसमें एक ही गई है कि बैंक्स जो है वो जो रेगुलेटेड और लाइसेंस्ड वैस्प्स हैं, यानी कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि पीवारा की तरफ से लाइसेंस्ड हैं, उनके अकाउंट्स खोल सकते हैं और उनकी ऑथराइज ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये दो टर्मिनोलॉजीज क्लियर करते हैं, वैस्प VASP। वैस्प होता क्या है और पीवारा क्या है? अच्छा देखिए, पीवारा पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जैसे कि दुबई में या UAE में वारा है, जो कि आप ये समझें कि वर्चुअल एसेट्स की तरह से एक इदारा है। जैसे हमारे पास SECP है, इसी तरह हमारा अब पीवारा है जो कि क्रिप्टो या वर्चुअल एसेट्स में रेगुलेट करेगा और उसको विजिलेंस रखेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है कि वेस्प है वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर। अब ये कंपनी किस हेड के अंदर फॉल करती है या किस में फॉल करती है, वो करती है वेस्प के अंदर, जो कि वारा जिनको कवर करेगा या जिसमें वो फॉल करेगी। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन क्या है कि स्टेट बैंक के सर्कुलर के बाद एनीवन कैन गो इनटू द बैंक अकाउंट और वो डिक्लेयर कर सकता है
कि वो क्रिप्टो या वर्चुअल एसेट में डील कर रहा है, या वो बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि P2P की ट्रांजैक्शन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट और फ्रॉड और स्कैम्स हो रहे होते हैं, तो वो भी जाके डिस्क्लोज कर सकता है। अभी करंट डेट में ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि स्टेट बैंक का जो सर्कुलर है वो क्लियरली जो लाइसेंस्ड एक्सचेंजेस और कंपनीज हैं उनको और उनके बैंक अकाउंट्स को एड्रेस कर रहा है, नॉट इंडिविजुअल। तो आपने CMAs की बात की, जो अकाउंट की एक टर्मिनोलॉजी, उनको क्लाइंट मनी अकाउंट CMA सर्कुलर में यूज़ हुआ है। तो अकाउंट्स, मेरा आपका जो परसेप्शन है, बहुत से आम लोगों का जो परसेप्शन है कि हमारे जो ट्रेडिशनल अकाउंट्स होते हैं बैंक में, हम उसमें जाते हैं, बैंक कैशियर को पैसे देते हैं, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, जब हमें होता है हम उसे विदड्रॉ कर लेते हैं। बट इस सर्कुलर में अकाउंट्स नहीं किया गया, CMAs कहा गया है। एक तो मैं चाहूँगा कि आप ये क्लाइंट मनी अकाउंट को तो एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या होता है और ये आम जो मेरा आपके बैंक अकाउंट है उनसे कैसे डिफर करता है। और दूसरा इसमें कहा गया है, दो चीज़ें हैं कि एक तो ये जो CMAs हैं ये PKR डिनोमिनेटेड होंगे, और दूसरा ना इनमें कोई आप डिपॉजिट करा सकते हैं ना उनसे कोई विड्रॉवल कर सकते हैं। सो जो ट्रांजैक्शंस है ये किस तरह से सेटल होंगी CMAs के थ्रू? अच्छा देखें, सबसे पहले तो हम CMA को डिस्कस करते हैं, क्लाइंट्स मनी अकाउंट। अच्छा, कुछ अर्से पहले आपने सुना होगा कि FTX एक एक्सचेंज होता था। अच्छा, उसमें हुआ क्या था कि विद इन 72 आवर्स FTX वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड था, जो कि 72 आवर्स में कोलैप्स कर गया। अब वो कोलैप्स क्यों किया? वहाँ पर लोग या इन्वेस्टर्स अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे होते थे, ट्रेड भी कर रहे होते थे, सारी चीज़ें कर रहे होते थे, बट बैकएंड पे FTX क्लाइंट्स का जो पैसा है उसको अपनी ही बुक्स में कंसिडर कर रहा होता था। मतलब उनकी पूरी अथॉरिटी उस पैसे पे थी, चाहे वो उनका क्लाइंट का जो पैसा है वो ट्रेडिंग के लिए यूज़ करें, अपने ओन एक्सपेंसेस के लिए खर्च करें, किसी भी चीज़ के लिए खर्च करें, उसके ऊपर किसी का चेक एंड बैलेंस नहीं था। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पी-वारा ने जो फ्रेमवर्क तैयार किया है वो बहुत ही रोबस्ट फ्रेमवर्क है, जो कि इन सारी चीज़ों पे बहुत रोबस्ट तरीके से कंट्रोल्स लगा रहा है। तो अगर बाइनेंस या HTX या कोई भी लाइसेंस एक्सचेंज है, अगर आप उसमें अपना पैसा रखते हैं और लेट सपोज बाइनेंस बैंक करप्ट होता है, HTX बैंक करप्ट होता है, या कोई भी एक्सचेंज जो कि लाइसेंस जो बैंक करप्ट होता है, तो स्टेट बैंक इंश्योर करता है कि आपके पैसे सेफ हो। ये बेसिकली वैसे जैसे ट्रेडिशनल बैंक्स में डिपॉजिट्स को इंसुलेट करने का एक मैकेनिज्म है कि अगर बैंक्स कोलैप्स भी कर जाए तो जो डिपॉजिटर्स के जो पैसे हैं वो बिल्कुल ना डूब जाए, इसी तरह से वर्क करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बट इसमें एक चीज़ है, वो ये है, लेट सपोज आपने अपने पैसे आपके CMA अकाउंट में, आपके डिपॉजिट्स या आपकी इन्वेस्टमेंट है, बट आपने वहाँ पर बिटकॉइन परचेज कर लिया, तो इस चीज़ को समझिएगा कि वहाँ से वो फिर पैसा उठ के बाइनेंस में बिटकॉइन के अगेंस्ट कन्वर्ट हो गया है। अब क्योंकि बिटकॉइन के अगेंस्ट कन्वर्ट हुआ है, तो हमारे कन्वेंशनल बैंक में बिटकॉइन होल्डिंग या क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग का मैकेनिज्म नहीं है। लेट सपोज अगर आपने बिटकॉइन परचेज किया, सही है, और अगर वो बैंक करप्ट हुआ बाइनेंस, तो अभी उसकी जो होल्डिंग है वो बाइनेंस के पास ही है। बट इसमें जो पी-वारा का फ्रेमवर्क है, यहाँ पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगी। अगेन स्टेट बैंक का काम एक रैम की तरह है और पी-वारा का काम उसकी कंप्लायंस, सिक्योरिटी, चेक एंड बैलेंस का है। सही है। इसमें मैंने देखा जो सर्कुलर है बहुत ज़्यादा फोकस है लाइसेंसिंग पे, रेगुलेशन पे, वेरिफिकेशन पे, बैकग्राउंड चेक पे। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बहुत अरसे से यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि उसका लाइसेंस स्टेटस क्या है, इधर इट इज़ लाइसेंस्ड। एक तो मुझे आप ये बताइए कि क्या पी-वारा ने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लाइसेंस इशू करना शुरू कर दिए हैं, और दूसरा फॉर एग्जांपल मैं अगर एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ तो मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि आया वो पाकिस्तान में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाइसेंस्ड है या नहीं है? अच्छा देखें, यह आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कि पी-वारा ने ना इस सर्कुलर के अंदर भी ये किया है कि आपके पास लाइसेंस के लेवल्स उन्होंने बताए। अब क्या लेवल्स हैं ये अभी उन्होंने डिफाइन नहीं किए, बट लाइसेंस के लेवल्स हैं। और बेयर मिनिमम आपके पास NOC होना चाहिए ऑपरेट करने के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए। CMA अकाउंट, अगर कोई एक्सचेंज या कोई रेगुलेटेड एंटिटी कोई अकाउंट खोलती है तो एटलीस्ट आपके पास NOC होनी चाहिए। अभी बाइनेंस के पास NOC है, HTX के पास NOC है। लाइसेंसिंग अभी वो प्रोसीजर्स या प्रोसीड कर रहे हैं, अभी कंप्लीट लाइसेंसिंग नहीं हुई। पाकिस्तान में जब भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, हमारा एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है मनी लॉन्ड्रिंग का। हम बहुत अरसे तक FATF की ग्रे लिस्ट में फंसे रहे थे, थोड़े टाइम पहले ही हम बाहर आए हैं, और एक बहुत ज़्यादा ग्लोबल कंसर्न है पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क। ऑल इवन तो हमने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, बहुत रोबस्ट हमने प्रोग्रेस भी की है इन चार चीज़ों पे।
सो अगेन इसमें भी ये स्टेट बैंक ने क्लियर गाइडलाइंस दिए हैं कि आपको AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के रेगुलेशंस को उनको मीट करना चाहिए, प्रॉपर्ली वेटिंग करनी चाहिए। ये वेटिंग कौन करेगा, और इसमें कोई क्राइटेरिया डिफाइन हुए हैं कि किन लॉस को अबाइड करना है क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अपने CMS खुलवाने के लिए? अच्छा देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। इसमें मैं आपको ना एक चीज़ बता दूं कि अभी जो AML को या काउंटर टेररिज्म के जो भी मैकेनिज़म्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुए इसमें, ये अपनी जगह इंटैक्ट हैं। जो P12 या क्रिप्टो रेगुलेशंस का फ्रेमवर्क है ना, वो इनसाइड दोज फ्रेमवर्क्स है। मतलब AML के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो तो हैं इंटैक्ट अपनी जगह, उसके अंदर मज़ीद स्ट्रिक्टनेस हुई है क्रिप्टो को लेकर। AML, जस्ट टू क्लैरिफाई, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। यस, या फिर टेरर फाइनेंसिंग हो, सारी चीज़ें हो, तो उसके लिए ये फ्रेमवर्क उसके अंदर इनबिल्ट किए गए, एक चीज़। दूसरी चीज़ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से ही निकलती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हुंडी, हवाला या चीज़ें या मनी लॉन्ड्रिंग, तो अब बात आती है कि क्रिप्टो में या डिसेंट्रलाइज मैकेनिज़्म में तो आप नहीं रोक सकते, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसको किस तरीके से काउंटर किया गया है वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके के एक्सचेंजेस होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज, एक होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज के अंदर किसी का कंट्रोल नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसको पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे। जब बात आती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज की, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, लाइवलीनेस चेक होता है, KYC होती है, उसके बाद जाके आपका अकाउंट ओपन होता है। अगर आपने बाइनेंस के ऊपर भी अकाउंट ओपन किया हो तो आपकी पूरी KYC होगी, प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, आपका NIC होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लाइवलीनेस चेक होगी, सारी चीज़ें होंगी, फिर जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया था, स्टेट बैंक के थ्रू आपका पैसा बाइनेंस में आ गया, ठीक है, अब यहाँ से काम शुरू होगा P12 का। अब P12 इस चीज़ को मेक श्योर करेगी कि बाइनेंस जो है वो सारी कंप्लाइंसेस को फॉलो करे। लेट सपोज आप बैंक में कोई, आपके अकाउंट में इस वक्त 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपसे सवाल होंगे कि किसने भेजे, क्यों भेजे, सोर्स ऑफ फंड क्या है, या XYZ। सिमिलरली अगर आप देखें, दुबई का एक एक्सचेंज है बायबिट, वहाँ पर भी सेम रूल ऑलरेडी इंटैक्ट या इन प्लेस हैं कि अगर आप एक सर्टेन लेवल से ऊपर उसके अंदर USDT डिपॉजिट करते हैं, क्रिप्टो डिपॉजिट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो वो आपके होल्ड कर लेता है और आपसे प्रूफ मांगता है, सोर्स मांगता है, क्यों भेजे, किसने भेजे। सिमिलरली अगर आप देखें बाइनेंस के अंदर भी ये बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ नज़र आए कि P12 इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि अगर आप किसी से कोई आपके भले TRC20 के थ्रू या किसी भी ब्लॉकचेन के थ्रू आपके बाइनेंस में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो कौन है, आपका ताल्लुक़ क्या है, क्यों कर रहा है, किस वजह से, क्या वो जिस वॉलेट के थ्रू ट्रांसफ़र कर रहा है कहीं वो ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, कहीं स्कैमर्स का वॉलेट तो नहीं है, कहीं किसी ऐसी कंट्री का तो नहीं है कि जो टेरर को फाइनेंस कर रही है। तो वो ये सारी चीज़ें आएंगी। अगेन उसके ऊपर कोई थ्रेशोल्ड डिफाइन होंगे, बट ऐसी चीज़ आप बहुत जल्दी देख रहे होंगे। इसमें एक और जो कंसर्न है लोगों का, और मैंने देखा था कि सर्कुलर में शायद वो एड्रेस नहीं है, मे बी उसके गाइडलाइंस आगे जाके शायद बने। ये सर्कुलर आया है अप्रैल 2026 में। से फॉर एग्जांपल मेरे पास बाइनेंस के अकाउंट में कुछ बिटकॉइंस पड़े हुए हैं जो मैंने 2023 में ख़रीदे थे। तो क्या ये सर्कुलर रेट्रोस्पेक्टिव होल्डिंग्स के बारे में कोई गाइडलाइंस देता है कि फॉर एग्जांपल अगर सर्कुलर आने से पहले मैंने कोई जो क्रिप्टो खरीदे हुए हैं, क्या उसकी ट्रेडिंग मैं इन फ्यूचर इन CMS के थ्रू सेटल कर सकता हूँ, या वो प्रोहिबिटेड होगी, ऐसा ही कोई बात है इसमें? अच्छा देखें, अभी तक ये वाली चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये चल रही है। लेकिन अब इसको आप इस तरीके से करें, जैसे CDC में या स्टॉक्स में कैपिटल गेन टैक्स लगता है वंस यू सेल। अगर आप बेचते हैं तो जो उसका एक कैपिटल गेन निकलता है या कोई टैक्सेशन निकलता है प्रॉफिट्स के ऊपर, तो उसके ऊपर रखता है। अभी क्रिप्टो को लेके बाइनेंस के ऊपर इस तरीके की बात अभी तक क्लेरिफिकेशन नहीं आई। सही है। हमने देखा कि स्टेट बैंक ने गाइडलाइंस इशू करती हैं, स्टेट बैंक न्यूमरस गाइडलाइंस बैंक्स को इशू करता रहता है, बट जो प्रॉब्लम आती है जब पे डिले आते हैं वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। अगेन इसमें कोई टाइमलाइन नहीं इशू की, और पाकिस्तान का जो क्रिप्टो पूरा फ्रेमवर्क है भी थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क इज कि हाउ सून या हाउ मच अवे इन फ्यूचर से मैं जाके अपनी क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को एक CMA के थ्रू सेटल कर सकता हूँ? कितना टाइम लगेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और बैंक्स को अपने सिस्टम्स को मर्ज करने में? अच्छा देखें, अभी ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, सही है। अच्छा अभी देखिए,
सीए में आपका अकाउंट, क्योंकि अभी लाइसेंस सबको मिल रहा है, बाइनेंस के भी लाइसेंस आई थिंक कंप्लीट नहीं हुए, वो भी लाइसेंस चल रहा है, अभी उसको एनओसी मिली है। लाइसेंस की कौन कौन सी टाइप है क्या है, बट आप एनओसी की बेसिस पे सीए में अकाउंट ओपन कर सकते हो। सीए में अकाउंट के लिए भी ऑब्वियसली कुछ कंप्लाइंस होंगी। अब जब आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसके लिए आपको सोर्स ऑफ फंड, अपनी वेल्थ, अपनी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ती है, फिर उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मतलब ये कि एफबीआर को भी अपनी गाइडलाइंस, अपने फ्रेमवर्क्स तैयार करने पड़ेंगे, फिर एक कॉमन ग्राउंड, कॉमन पेज पे आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, और फिर इसके ऊपर टैक्सेशन या टैक्स का ब्रैकेट भी इम्प्लीमेंट होगा। सी मेरा आखिरी सवाल आई गेस जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस सर्कुलर के बाद पाकिस्तान में क्रिप्टो के लीगल स्टेटस पे कोई भी फ़र्क पड़ा है? बिल्कुल। देखिए, इस सर्कुलर के बाद पाकिस्तान के जो लीगल स्टेटस है क्रिप्टो का, वो तो हमारे पास बहुत क्लियर हो गया। जैसे कि क्रिप्टो पहले ग्रे एरिया था या नो गो एरिया था बैंक्स के लिए, अब बैंक्स जो है उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कंपनी या क्रिप्टो जो P12 से लाइसेंस एक्सचेंजेस है उनकी लेवल पे, बट वो आप इंटरटेन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो P12 ने फ्रेमवर्क तैयार किया है, ये फ्रेमवर्क अगर आप देखें तो इतना सॉलिड है, और स्टेट बैंक का जो मैकेनिज़्म या सर्कुलर ये आया है, वो उसमें इतने ज़्यादा कंट्रोल्स हैं कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की इन्वेस्टमेंट को उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो सेफ़ रहे, बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस चीज़ को देखते हुए, उस फ्रेमवर्क को देखते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फैजान, इट इज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू, ग्रेट Same here. लवली इनसाइट्स। थैंक यू।